गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जुड़ जाएं सारे लोग। जुड़ जाएं सारे लोग फटाफट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाएं सारे लोग फटाफट समाजशास्त्र की कक्षा में। फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। जुड़ जाएं सारे लोग फटाफट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आई एस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सगुन, अंजलि रस्तोगी, रवि, निशांत राज, मानसी सिंह, सुप्रिया शर्मा, नितिका, अनु देवी, सिद्धार्थ लोढ़ी, भरत साकेत सिंह, खुश रहिए, भानु प्रताप, स्वागत है आप सभी का। गुंजा, राधे राधे, सिद्धार्थ, भारती, नागपाल, यश, गुड इवनिंग। नहीं, जुड़ जाएं सारे लोग। राहुल जोशी, मोहम्मद करीम, चलिए स्टार्ट करिए। मैसेज आपके डिले देर से आए, क्लास तो स्टार्ट कर दिया था बट मैसेज पॉपअप नहीं हो रहा था, है ना। तो पहले तो आप सबका स्वागत है हमारी समाजशास्त्र की इस कक्षा में। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आज से हम लोग समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गौतम आनंद है। विगत 14-15 वर्षों से मैं समाजशास्त्र की कक्षा लेता रहा हूं देश के विविध केंद्रों पर, है ना। तो आज से हम लोग इसका स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? कोई दिक्कत किसी को हो? आज तो हम लोग एक दो क्लास में पहले सब एक दूसरे को जान लें, है ना। सोशियोलॉजी में शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट की क्लास में चलाऊंगा ताकि आप समाजशास्त्र के विषय वस्तु को समझने से पहले इसकी मूलभूत अवधारणाओं को समझें। आ रही आवाज सबको? कोई दिक्कत बताएंगे फटाफट। आइए, दगेश वर्मा, भारती नागपाल, ठीक है, तो सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। तो आज समाजशास्त्र, पहले तो आज सब्जेक्ट का परिचय हम लोग देख लें, है ना। ये जो विषय आपने लिया है, इस विषय से संबंधित हमारा विषय वस्तु क्या है, यानी सिलेबस क्या है, इस विषय की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ी जाए, पूरे के पूरे इस ऑप्शनल की तैयारी में हमारी रणनीति क्या हो, आज इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। पहले तो मैं ये जानूं आप में से कितने लोग हैं जिनका समाजशास्त्र से पहले कभी पाला पड़ा है, यानी जिनका ग्रेजुएशन में या इंटर में कभी भी सोशियोलॉजी जिन्होंने पढ़ा हो। बताएं आप सभी में से। आज पहली क्लास है, आराम आराम से बताते चलें। दागेश, भारती, अन्नू, बताओ किसने सोशियोलॉजी पहले? निशांत, प्रियंका, गुंजा, करीम, नितिका, बताइए। रवि, यश, अंजलि, भानु प्रताप, सिद्धार्थ, सुप्रिया, शगुन, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी कभी पढ़ा है या जिनका कभी सोशियोलॉजी से नाता रहा है, चाहे स्नातक के स्तर पर, ग्रेजुएशन के पार्ट पे, या पोस्ट ग्रेजुएशन या इंटर वगैरह में, है ना। या पहले तो ये बता दे सभी लोग आप में से ग्रेजुएट हैं ना, क्योंकि आजकल यंग आईएएस जो निकल रहे हैं तो बच्चों की तैयारी क्लास 12th के बाद से स्टार्ट हो जाती है। तो पहले किसी भी विषय को स्टार्ट करने से पहले उस विषय से संबंधित कुछ रणनीति आपको जाननी जरूरी है। फर्स्ट टाइम नितिका आपका, कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ, एमए सोशियोलॉजी, बहुत सुंदर। कहां से किया बेटा सिद्धार्थ? करीम, कहां पढ़ा पहले? शगुन 12th क्लास में। रवि, पहले पढ़ा है। चलिए, गुंजा, कोई बात नहीं, साइंस बैकग्राउंड है। वंदना, चलिए बहुत सुंदर, वंदना शिंदे। प्रियंका चौधरी, गुड इवनिंग। अंजलि, फर्स्ट टाइम। भारती नागपाल, फाइनल ईयर है मेरा सोशियोलॉजी से, पीजी कंप्लीट है। चलिए आरती, बहुत सुंदर। हाँ, कोई बात नहीं। दागेश, करीम 12th क्लास में। मनी, मानसी ग्रेजुएशन में, बहुत सुंदर। एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी, क्या बात है। इंजीनियर सब भी आ गए हमारे क्लास में।
राहुल, यस आई एम ग्रेजुएट, वेलकम है आपका भाई। भारती शाकेत सिंह, ग्रेजुएशन हो गया, बहुत सुंदर। कोई नहीं, तो चलिए अच्छी बात है, अधिकतर ऑलमोस्ट सारे ग्रेजुएट हैं, नया नया है, कोई बात नहीं है। शाहबाज ली, मंती कुमार जीएस में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो पहले तो यह बात देख लो, ये जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, अच्छी बात है। पहले तो ये जो विषय है समाजशास्त्र, यह विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबको क्लास में आने से पहले कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। हम सभी जो हैं सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते कहीं ना कहीं समाज से जुड़े विविध पहलुओं के बारे में हमारी जानकारी होती है कि समाज क्या है, परिवार क्या है, विवाह क्या है, नातेदारी क्या है, सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती है। भले वह अवधारणात्मक स्तर पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक दुनियादारी का जो ज्ञान होता है वह हमें पता है। चलिए, जीएस का क्लास आज सब पे करीम चर्चा करेंगे, है ना, है ना, सब पे चर्चा करेंगे, कोई चिंता नहीं है। देखो, इस फील्ड में सच्चाई है कि इस फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे प्रेजुडिस हैं, पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारे, अगर हम कहें तो लोग इसकी बड़ाई भी, महिमा मंडन भी बहुत करते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें होना चाहिए। समाजशास्त्र हिंदी माध्यम के लिए बहुत शानदार विषय है। विगत अगर हम एक दशक के समय में कहें, जैसे 2003 से लेकर अब तक सोशियोलॉजी से हिंदी माध्यम से ठीक ठाक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यह बात और है कि पिछले 5-6 सालों में यदि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले बच्चे ही हिंदी माध्यम के कम होंगे, तो ऑब्वियसली मेंस लिखने वाले बच्चों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। और अगर मेंस लिखने वाले बच्चे कम होंगे तो फाइनल सिलेक्शन में ऑब्वियसली सोशियोलॉजी या किसी भी हिंदी माध्यम के छात्र जब फाइनली कम सेलेक्ट होंगे तो विषयवार भी उनकी संख्या कम होगी। तो सारी समस्या की जड़ विगत 5-6 वर्षों से प्रीलिम्स है, और कहीं ना कहीं प्री के स्तर पर हिंदी माध्यम के छात्रों का जो प्रदर्शन है वो औसत से भी निम्न रहा है। और यही कारण है कि जब अधिक बच्चे क्वालिफाई होंगे तो अधिक मेंस लिखेंगे, तो सभी विषयों से अधिकतर हिंदी माध्यम के छात्र आपको दिखेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वह यही है कि प्रीलिम्स के कारण हिंदी माध्यम के लिमिटेड स्टूडेंट मेंस में लिख पा रहे हैं, और मेन एग्जाम अगर आप कम लिखोगे तो इंटरव्यू कॉल कम आएगा, और फाइनल मेरिट उसी के आधार पर बननी है। तो ये एक बड़ी समस्या है। समाजशास्त्र विषय को लेकर पहले एक एक बातों पर हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले जो विषय को लेकर हमारा, अगर हम कहें इस विषय को लेकर कुछ भ्रांत धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित है ना, लगता है कि यह विषय सही है अथवा नहीं है। इसको लेकर बहुत सारी बातें जो है आप देखेंगे, सब पे आज चर्चा होगी। मैं अपनी क्लास के बारे में बता दूं कि जैसे हम लोग क्लास में कैसे पढ़ेंगे, एक एक चीजों पर चर्चा होगी। देखो, जो ऑनलाइन का मोड है इसमें कम्युनिकेशन का लिमिटेड स्कोप होता है, वन वे ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में जो हम लोग क्लास के दौरान पहले 1.5-2 घंटे मेरे होंगे, है ना, और अंतिम में जाने से पहले जितनी भी आपकी उस दिन की क्वेरी है मैं उसको सॉल्व करूंगा। पहले तो समाजशास्त्र विषय को लेकर क्या क्या डाउट है, उनसे पहले जरूरी क्या है कि समाजशास्त्र विषय का जीएस में क्या महत्व है। संक्षेप में मैं बता दूं कि समाजशास्त्र का जीएस या पूरे सीएससी एग्जाम में महत्व क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में महत्व क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक ऑप्शनल पेपर का 500 नंबर, 2 पेपर है, 500 मार्क्स है। तो कई बार हम विषय को सिर्फ ऑप्शनल पेपर के मेन के वेटेज के आधार पर तैयार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी या कोई भी विषय, वह विषय वही लोकप्रिय है या विषय वही यूपीएससी में अधिक बच्चों को सफलता दिला पाएगा जो वैकल्पिक विषय में बेहतर विषय होने के साथ साथ जीएस में भी उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
और अगर हम बात समाजशास्त्र विषय की करें तो समाजशास्त्र जीएस के विविध खंडों में आपके लिए मददगार है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 की, तो जीएस पेपर 1 में भी पूरा का पूरा एक टॉपिक है भारतीय समाज का, जो कि विशुद्ध समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। पेपर 1 में आप पढ़ते हैं ना, पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और उसके साथ साथ भारतीय समाज का एक मेजर पोर्शन यूपीएससी ने ऐड किया है। और भारतीय समाज के खंड के अंतर्गत यदि आप विगत 5 वर्षों के प्रश्न का आकलन करें तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक यहां पूछा गया है। पिछले 4 सालों में 3 शॉर्ट नोट्स और 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 10 नंबर वाले 3 और 15 नंबर वाले 3, यानी 45 और 30 75 मार्क्स के सवाल यहां से लगातार पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। अब आप सोचो कि 250 नंबर का जीएस का यह पेपर है, उसमें 75 मार्क्स सोशियोलॉजी विशुद्ध समाज शास्त्र के टॉपिक है। जैसे आप देखिए क्या वहां पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है या नहीं, मैं उसको दिखाऊंगा। जैसे भारतीय समाज की विशेषता है, पूरा समाज, आप पेपर 2 भारतीय समाज को ही डेडिकेटेड है। वहां पर आपको भारत में विविधता पढ़ना है, महिलाओं की भूमिका और नारी संगठन है, जनसंख्या, गरीबी, नगरीकरण, इसके अलावा अगर हम कहें धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जो भी टॉपिक है लगभग ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो आप वैकल्पिक विषय में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी लेने का पहला फायदा यह हुआ कि सामान्य अध्ययन का ये जो 75 नंबर की तैयारी आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इसका समय आपका बच जाएगा। और ये जो है आपके उस तैयारी में अन्य विषयों के छात्रों की तुलना में आप ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे, क्योंकि आपने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में बहुत विशद अध्ययन किया है उसका, तो आप कहीं ना कहीं यहां पर बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इसके साथ साथ यदि हम गौर करें जीएस पेपर 2 के अंतर्गत, पेपर 2 में भी आपका सामाजिक न्याय का एक खंड यूपीएससी ने ऐड किया है 2013 से सिलेबस चेंज के बाद। आप पेपर 2 में पढ़ते हैं पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, इसके अलावा चौथा पार्ट है सामाजिक न्याय। यहां से भी 4 से 5 सवाल आपके रहते हैं। और अगर आपको समाज की समझ है तभी तो समाज के उपेक्षित वर्ग कौन है, समाज के बहिष्कृत वर्ग कौन है, उनके बारे में आपको पता होगा। दगेश लगभग 75 से 90 नंबर तक का सवाल आया हुआ है यूपीएससी में भारतीय समाज खंड से, बिल्कुल आप सही कह रहे। और आप इसको देख सकते हैं पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र में, अभी लगातार 75 नंबर के सवाल पिछले 4 सालों से लगातार 75 मार्क्स के आ रहे। सामाजिक न्याय के खंड में भी आपको अति संवेदनशील वर्ग पढ़ना है, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, गरीबी, शिक्षा, और ये सब आप यहां पर समाज के टॉपिक में गरीबी 3 जगह आपको पढ़ना है। और गरीबी पेपर 1 में समाज में भी और पेपर 2 में गरीबी और भूख से संबंधित विषय में भी। तो यदि आप वैकल्पिक विषय के रूप में सोशियोलॉजी लेते हो तो जीएस पेपर 2 में भी सामाजिक न्याय का जो टॉपिक है उसमें आप अन्य छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 की, तो पेपर 3 में भी आपका आंतरिक सुरक्षा एक पार्ट सिलेबस में ऐड किया गया है। और आंतरिक सुरक्षा में भी 3 से लेकर 5 सवाल तक आते हैं। इसमें भी 2-3 सवाल जो हैं, जैसे नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, जैसे सांप्रदायिकता, धर्म की राजनीति, यहां से क्षेत्रवाद, ये सब जो टॉपिक आप समाज और ऑप्शनल में समाजशास्त्र में डिटेल पढ़ते हैं। जैसे आप निर्जातीय आंदोलन ही पढ़ते हैं जिसमें उग्रवादी आंदोलन का राइज और डेवलप, किसान आंदोलन में आप नक्सलवादी आंदोलन पढ़ते हैं, सांप्रदायिकता, धर्म और समाज में आप सांप्रदायिकता पढ़ते हैं, राजनीति और समाज में आप क्षेत्रवाद और क्षेत्रवाद से संबंधित विविध पहलू पढ़ते हैं। और आंतरिक सुरक्षा में वे सारी बातें आपको दोबारा यहां पढ़नी है। तो अगर समाज की तैयारी आपने बेहतर की है तो आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पत्र में भी आप अन्य विषयों के सापेक्ष में आप बेहतर, अन्य छात्रों की तुलना में आप बेहतर ला पाएंगे।
तो पेपर 3 में तो आपने इसका रोल देखा। अगर हम बात करें जीएस पेपर 4 की भी, जीएस पेपर 4 की अगर आप बात करो तो पेपर 4 में भी अगर आप देखिए सामाजिक मूल्य है, मानवीय मूल्य, सहसंबंध, सामाजिक मूल्य, तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपको वहां पर भी एक टॉपिक है। तो आप कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य से संबंधित बेहतर समझ आपको समाजशास्त्र प्रदान करता है। बहुत सारे केस स्टडी आप वहां करते हैं, है ना। आपको कोई भी केस स्टडी दे दिया जाता है और उससे संबंधित सवाल करना हो, जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन दुर्व्यवहार, सामाजिक जीवन में लैंगिक भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव। अगर आप समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में आप सामाजिक संरचना को पढ़ते हैं तो आप मानवीय मूल्य या केस स्टडी में आप अन्य छात्रों की तुलना में थोड़ा बेहतर आप उसको समझकर उत्तर दे पाते हैं। देखो, वैकल्पिक विषय की तैयारी अगर हम कहें तो क्यों बेहतर वैकल्पिक विषय को चुनना चाहिए, वो आपको सब बताऊंगा। कौन किताब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताऊंगा। भारती मेरी क्लास अलग है, मेरी क्लास में लोकतंत्र होता है, आपको सवाल पूछने कोई रोक टोक नहीं है, परंतु थोड़ा सा उसका एक तरीका है। जितने क्वेरी हैं आपको जाने से पहले आपके एक एक सवाल आज के डाउट का मैं निराकरण करके जाऊंगा। तो पहले जो मैं बता रहा हूं पहले देख लो, सारी चीजें हम लोग बताएंगे, कौन किताब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो जो पेपर 4 में आपने देखा कि केस स्टडी में भी अगर आप सोशियोलॉजी की समझ अच्छी रखते हैं तो बहुत सारे केस अध्ययन जो है, स्टडी जो है, उसमें आप बेहतर उत्तर लिख पाते हैं। अगर हम बात करें निबंध की, परीक्षा में सफलता में निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप सोचिए कि अगर एक जीएस के पेपर के पैरेलल निबंध का कितना अंक है जी, 250 मार्क्स, और आपको इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं। पिछले 2 सालों से थोड़े अमूर्त निबंध आए हैं, दार्शनिक निबंध, है ना। लेकिन ऐसा क्या सदैव रहेगा क्या? यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगले साल क्या पूछ दे ये कोई नहीं जानता। और यदि आप निबंध के प्रश्न पत्र 20 साल का उठा लो तो आप देखोगे सबसे ज्यादा निबंध अगर किसी एक टॉपिक से पूछा गया है तो वह सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे, समाज और समाज से संबंधित विविध पहलू, जैसे वैश्वीकरण, गरीबी, सांप्रदायिकता, धर्माधारित राजनीति, संस्कृति, संस्कृति पर प्रभाव, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, कुल मिलाकर समसामयिक जो भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं वहां से निबंध पहले बहुत पूछे गए। मैंने कहा कि विगत 1-2 वर्षों में थोड़े समाज खंड से निबंध की संख्या ऑलमोस्ट घटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने संविधान की कसम खा ली है। आने वाले वर्षों में आपको निबंध में समसामयिक सामाजिक मुद्दों से जुड़े आपको निबंध दिख जाएंगे, सामाजिक मुद्दों से। अगर हम इसी तरह बात करें तो तैयारी में साक्षात्कार, पर्सनालिटी टेस्ट का भी बड़ा रोल है। और अगर साक्षात्कार में आप देखें तो अधिकतर बोर्ड क्या पूछता है, देखो साक्षात्कार में सब्जेक्टिविटी है, कोई नहीं जानता बोर्ड का मूड क्या है। फिर भी औसत अगर हम देखें तो शासन प्रशासन के स्तर पर विद्यमान क्या चुनौतियां हैं। एक प्रशासक के रूप में आप जब भारतीय समाज के किसी भी जिले में जाएंगे तो अगर भारतीय समाज को आप नहीं समझते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जो समसामयिक सामाजिक समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं वहां से साक्षात्कार बोर्ड आपसे आपकी राय जानना चाहता है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको आप सिर्फ 500 नंबर के रेंज में न देखें। अगर हम गौर करें तो देख लो 75 से 90 नंबर यहां अगर आप देख लें तो लगभग 50 मार्क्स यहां भी लगभग 30 से 40 मार्क्स यहां। तो आप गौर कर सकते हैं 90 और 40, अगर 40 नंबर यहां देखें 130 और लगभग 30, तो 130 और 30 160, इधर केस स्टडी मिलाकर 200 नंबर, निबंध में अगर 1 नंबर भी आ गया, साक्षात्कार, कुल मिलाकर समाजशास्त्र विषय इस पूरी की पूरी परीक्षा की तैयारी में लगभग 1000 मार्क्स के आसपास आपकी तैयारी में मददगार है।
तो इस विषय को लेने से पहले ये बात तो आप क्लैरिटी के साथ रखें कि आपने एक जरूर बेहतर विकल्प के रूप में विषय का चयन किया है, ऑप्शनल के रूप में। तो इसको लेकर कोई शक ही नहीं है। जब भी हम कोई वैकल्पिक विषय लेते हैं तो पहला क्या देखते हैं क्राइटेरिया, कि वो जीएस में कितना कंट्रीब्यूट करता है, और इस पैमाने पर समाजशास्त्र बहुत ही अव्वल स्तर पर उभर कर आता है। दूसरा क्या पैमाना होता है कि सफल कितने लोग हो रहे हैं, अर्थात वह विषय अंकदायी है या नहीं, उससे सफलता दर क्या है। तो मैंने आपको अपने प्रोमो वीडियो में भी बताया होगा, अगर आपने देखा होगा, यहां भी आप 72वीं यूपीएससी की रिपोर्ट जाकर पढ़ लें, एनुअल रिपोर्ट, उसमें किस विषय से कितने लोग मेंस में अपीयर हुए मेन एग्जाम में, और कितने लोग उससे इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन, तो आपको दिख जाएगा कि समाजशास्त्र विषय का सक्सेस रेशियो 9.2 के आसपास। यानी अगर 100 बच्चे समाजशास्त्र विषय से मुख्य परीक्षा में अपीयर होते हैं तो लगभग 9.2 यानी 9 से अधिक बच्चे सफल होते हैं। और अगर कोई भी विषय 9 से अधिक अगर है तो वो अपने आप में कम नहीं है। तो दूसरे पायदान पर जो है चुनने का जो हमारा रणनीति है, उसमें क्या है कि यह विषय अंकदायी है या नहीं, मतलब इससे सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी को लेकर एक कॉमन जो है धारणा मार्केट में क्या क्रिएट कर दी गई है कि यह इंग्लिश माध्यम का विषय है। यह बात आज से 20-25 साल पहले, है ना, बिल्कुल सही थी। कि 20-25 साल पहले जब ऑनलाइन एजुकेशन या मान लीजिए डिस्टेंस लर्निंग इन सब का ज्यादा नहीं था, तो समाजशास्त्र से नो डाउट अंग्रेजी माध्यम में अच्छी पुस्तकें थी। लेकिन अगर आप इधर आप देखें पिछले 2-3 दशकों में, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के आगमन के कारण, आप इग्नू में आप देख लें ग्रेजुएशन और एमए में समाजशास्त्र का क्या शानदार कंटेंट। इसी प्रकार बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें अब हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। तो यह सोचना कि यह विषय इंग्लिश माध्यम का है, हिंदी माध्यम का नहीं है, इस विषय चिंता से भी आप मुक्त हो जाएं। और रही बात मटेरियल की, तो आपके लिए मेहनत करने के लिए मैं तैयार यहां पर बैठा ही हूं। सारा जो है अगर हम कहें किताब जो है पीडब्ल्यू और ये नहीं, सारा मेरा क्लास नोट्स, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं क्लास नोट्स अपने उस टॉपिक का अपलोड करा देता हूं। हाँ, आ रहे हैं संजू सब बात पर। जैसे लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का विषय है, ऐसा नहीं है। यह बात आज से 3 दशक पहले सही थी, क्योंकि उस समय हिंदी माध्यम से कम लोग विषय के रूप में इसका चयन करते थे। लेकिन आज बाजार में इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं कि आपके लिए यह समस्या अब नहीं है। दूसरा, रही बात फुल फ्लेजेड नोट्स की, जो आपके लिए सफलता की गारंटी को सुनिश्चित करेगा, तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी पूरी है। मेरा क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। विगत वर्षों के, पिछले 1 साल नहीं 15 वर्षों का वह मेरा मेहनत है। तो उस क्लास नोट्स में इंग्लिश मीडियम की अच्छी अच्छी किताबें, हिंदी माध्यम की किताबें, जितने भी अच्छे ऑनलाइन सोर्स हैं, उन सब को कंपाइल करके मैंने क्लास नोट्स बना दिया है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मान लो यूनिट 1 स्टार्ट किया, पहले ही उसका आपको मैटर क्लास नोट्स अपडेट हो जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे क्लास में चीजों को समझाने का समय अधिक होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेटिंग, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस पर अगर डिस्कशन कर लेंगे तो हमारा लिखने का समय बच जाएगा। इसलिए मेरा एक फंडा क्लियर है कि क्लास में डिक्टेशन देने में बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करके हम लोग करें क्या, क्लास नोट्स आपको अवेलेबल करा दें। उससे संबंधित पहले तो डिटेल मैं क्लास में पढ़ाऊंगा कैसे, ये भी बता दूं कि कोई भी विषय का जब भी मैं यूनिट स्टार्ट करूंगा, उससे संबंधित 20-25 साल में जितने सवाल आए आपके सामने हाजिर। जैसे मान लो यूनिट 1 हमने पेपर 1 का स्टार्ट किया, तो पिछले 20-25 साल में जितने सवाल हैं सब आपके सामने रहेगा। उसके बाद हम लोग विषय का अध्ययन करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा पूरा विषय, उससे संबंधित नोट्स आपके सामने होगा। हर साल नोट्स अपडेट मेरा हो जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र बहुत ही डायनेमिक विषय है। समाज और समाज से संबंधित पहलुओं में हर दिन परिवर्तन आता है। तो ऐसा नहीं कि जो एक नोट्स हड़प्पा काल में मैंने बना दिया वही अब चला आ रहा है,
ऐसा नहीं, हर साल नोट्स में 100, 200, 300 पेज ऐड हो जाते हैं। तो जब भी जहां कोई करंट बेस्ड अपडेट करना है तो जो क्लास नोट्स है उसको प्रिंट आउट लेकर आप क्लास में रोज आएंगे, अपने घर पर रोज रहेंगे, और जहां भी अपडेशन की जरूरत है मैं उसको करूंगा। मेरा मैक्सिमम, देखो मैंने पहले भी आपको वीडियो में अपनी अगर मेरी देखी होगी तो बताया है, मैं यहां पर आपको समाजशास्त्री बनाने नहीं आया हूं, मैं आपको समाजशास्त्र का विद्वान बनाने नहीं आया हूं। मेरा पर्पस इतना ही है कि आप समाजशास्त्र विषय में 280 से अधिक नंबर ले आए, है ना। और इसके लिए क्लास नोट्स, क्लास मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप पूरे क्लास का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तो आप इतना नंबर आसानी से ला पाएंगे जैसे मेरे पुराने छात्रों ने किया है। हाँ, तो पूरा विश्वास करके आए तो आगे विश्वास पे मैं खड़ा ही उतरूंगा। अब तक 15 साल से मैंने, देखो जो किताब की बात करते होगे वो जीएस में मिलती होगी, यहां आपको क्लास नोट्स मिलेगा हमारे एंड से, है ना। चलिए, तो पहले तो इस विषय का क्या योगदान है ये आपने देखा। सिलेबस आने से, समझने से पहले थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं। ऑप्शनल बैच, हां, बुक पढ़े बिना, बुक अगर पढ़ना हो तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? किताब तो दुनिया में बहुत सारी है। जो आपको मैंने नोट्स, क्लास नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, वो एक तो मेरी भाषा में होगी, किताबी भाषा उसमें बहुत कम होगी। दूसरा क्या, उसमें इंग्लिश, हिंदी, जहां से भी जो भी अच्छे स्रोत हैं, मेरा जो भी अनुभव है, ज्ञान है, उन सबको मिक्स करके आपके लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो जो भी मेरा क्लास नोट्स है वो बुक फॉर्म में नहीं है, वो क्लास नोट्स को मैंने टाइप करा दिया है, पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा हर क्लास स्टार्ट होने से पहले, या कई बार तो 2-3 यूनिट का एक साथ अपलोड कर देते हैं। तो जो हम लोग पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, और पेपर 1 का आपको पहले अभी 2-3-4 क्लास हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब समाज शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं। अभी समाज और समाज की मूलभूत अवधारणाओं को समझना है। तो क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा बच्चों, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे जब भी हम क्लास में कोई भी अपडेट कराना होगा वो लिखवा देता हूं अलग से, उसके लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं। एक बार आप देख लें कि नेचर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में, सोशियोलॉजी में कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे यदि हम बात करें समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र के आप सभी जानते हैं 2 पेपर हैं। प्रश्न पत्र 1 जो है वह समाजशास्त्र विद्या शाखा यानी सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन से रिलेटेड है, कि समाजशास्त्र एक विद्या शाखा यानी एक विषय के रूप में कैसे आया, क्यों आया। अगर विषय है तो उस विषय की कुछ अवधारणाएं होंगी, कुछ सिद्धांत होंगे, उसकी कुछ अपनी, हाँ देखो जितनी किताबें पढ़ेंगे आप उतना कंफ्यूजन ऑब्वियसली होगा। अगर आप मेरे पर भरोसा कर कर आए हैं तो 2-4 क्लास में आपको आइडिया लग जाएगा कि नोट्स से बेड़ा पार होगा अथवा नहीं। कई बार बच्चे और बेहतर की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके पास जो किताब है उन पर वो ध्यान न देकर और बेहतर की तलाश में खोए रहते हैं। किसी का कोई कंटेंट देख लिया, 2 पेज दिखते, हाँ कहां से लिया है, क्या है, ये चीजें नहीं करनी है। अगर आप मेरे पर भरोसा करके आए हैं तो जितना मैं मैटर आपको दूंगा, क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट। देखो कोई शिक्षक ये नहीं कह सकता कि 100% मेरे ही क्लास नोट्स, अगर कोई कहता है तो मैं उस बारे में कुछ नहीं। मेरा इतना दावा है कि जीएस को छोड़ दें आप, जीएस में क्या मैं पढ़ाता हूं वहां, यहां पर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में मेरे पढ़ाए से अगर आपको 280 नंबर, 300 नंबर आ रहे हैं तो मेरा काम हो गया, बस मैं इतना ही समझता हूं। चलिए, कोई बुक नहीं है नितिका तो चिंता करने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं सब बताऊंगा, है ना। एक एक करके पहले समझ लो, फिर जितने सवाल हैं अंत में जाने से पहले सारी सवाल अभी समझ सकता हूं। नया बैच है, नया उत्साह है, बहुत सारे सवाल है मन में आपके, है ना। तो धैर्य पूर्वक सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको देख लो, एक बार विषय का परिचय कम से कम समझ लो। तो समाजशास्त्र 2 पेपर है, प्रश्न पत्र 1 जो है वह विषय
कैसे आया, वह विषय के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, विषय की प्रकृति क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसमें प्रमुख विचारक क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। प्रश्न पत्र द्वितीय, ये प्रश्न पत्र 1 है। जो प्रश्न पत्र 2 है समाजशास्त्र का, यह फुल फ्लेजेड भारतीय समाज से संबंधित है, यानी यह भारतीय समाज के पहलुओं से संबंधित है। दोनों के लिए आप सभी जानते हैं 250 मार्क्स, 250 नंबर ईच। दोनों का ट्रेंड लगभग एक ही है क्वेश्चन का। 3 घंटे का आपको मुख्य परीक्षा में रिटन एग्जाम में लिखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 रहते हैं, जिसमें से 5 का आपको जवाब देना है ना। अगर हम समाजशास्त्र विषय की बात करें ऑप्शनल की, तो पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है बच्चों, जरा इसको भी समझ लो, क्योंकि जीएस में तो आपने बहुत बार देखा है क्वेश्चन पैटर्न। प्रत्येक पेपर में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, सेम पैटर्न है। जैसे मान लो पेपर 1 की यदि बात करें, तो पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं? 8। आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करना है ना। तो टोटल सॉल्व कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? सॉल्व करने हैं आपको 5 क्वेश्चन, यानी 8 प्रश्न में कुल आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 आपका सीरियल नंबर होता है, जिसमें क्वेश्चन 2 सेक्शन में आपका पेपर 1 बटा होगा, है ना। जैसे पेपर 1 की बात करें तो इसका एक सेक्शन ए होगा और दूसरा सेक्शन बी होगा। ध्यान देना, ये पैटर्न, ये सब रोज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यानी पेपर 1 के अंतर्गत पहले तो 8 सवाल रहेंगे। कुल मार्क्स आप सबको पता है 250 नंबर है, तो ऑब्वियसली आपको 5 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है? तो 50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका 50 अंक का है। 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों सेक्शन ए और बी में क और ख में बटे होंगे। प्रत्येक सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार सेक्शन बी में भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में 5 शॉर्ट नोट्स रहेंगे, जो मैंडेटरी है, जिसका जवाब आपको देना ही देना है। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर ए बी सी डी ई, ये 5-10 नंबर के सवाल रहेंगे। 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आपको रहेंगे, है ना, 50 मार्क्स के। अब देखो, ये कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। बता रहा हूं गुंजा, सब तो दोनों ही सेक्शन को टच करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तो मैंडेटरी है, करने ही करने हैं, सभी के लिए अनिवार्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए बी सी डी ई 5 शॉर्ट नोट्स होंगे 10 मार्क्स के, यानी 150 शब्द में आपका उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है। बचा कितने? तो 6 क्वेश्चन में से अब आपको 2 आपने मैंडेटरी कर लिए, तो 3 करना है। लेकिन कम से कम किसी भी एक सेक्शन से आपको 2 सवाल मिनिमम करने हैं, यानी एक तो कंपलसरी है। चाहे तो सेक्शन ए से आप 1 सवाल कर लें, या इससे अगर 2 कर रहे हैं तो आप इससे सेक्शन बी से 1 सवाल कर लें, यानी 5 सवाल करने हैं। और प्रत्येक सेक्शन से मिनिमम 2 सवाल करने हैं। तो मिनिमम 2 सवाल अगर करने हैं, हमारे एंड से आरती नहीं हो रहा, तो अगर अब जैसे देखिए 5, 6, 7 अगर हम कहें, जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह भी ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 3 भी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 भी ए बी सी। यानी अब जो 6 सवाल है, वह सवाल में
प्रत्येक क्वेश्चन में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल 20 मार्क्स का, दूसरा सवाल 20 मार्क्स का और तीसरा सवाल 10 मार्क्स का। यानी 20 और 20 40, 10 50। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स हो गए? 50। यानी कोई भी आप अन्य 2 3 4 में से चाहे तो 1 कर लो, चाहे तो 2 कर लो। अगर इधर से 2 तो फिर 1 करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए बी सी, 6 में भी ए बी सी, 7 में भी ए बी सी। वही पैटर्न यहां भी 20 20 और 10। यानी अगर हम गौर करें तो यही पैटर्न आपको, अब देखो आपको कितने उत्तर लिखने हैं, ये सब आपको रणनीति बनाते वक्त ध्यान रखनी है कि सेक्शन ए और बी में से 2 सेक्शन में तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तो मैंडेटरी है, सबको करना है। 5 के 5 10 मार्क्स के, 1 सवाल तो 5 सवाल यानी 50 मार्क्स के। रिमेनिंग 3 में से कम 1 और करना है यानी 2। अब देखिए 20 मार्क्स के लिए शब्द सीमा नहीं लिखी है, लेकिन यदि 10 मार्क्स के लिए लिखा हुआ है क्लियरली कि 150 शब्द लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 300 शब्द के आसपास लिखना है ना। यानी 20 20 और 10। अब आप देखो ये सब आप क्यों पहली क्लास में आप समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लिखने की शैली पर काम ही नहीं करते। डे 1 से आपको लगना है, क्योंकि सबसे आप देख लो कितने सवाल आपको आंसर देने हैं एग्जाम में। एक पेपर में 5 और 5 10 सवाल तो ये मैंडेटरी है। माना कि 150 शब्द के ही है, 1500 शब्द तो यहां हो गए। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और एक क्वेश्चन में 300 शब्द, दूसरे में भी 300 और तीसरे में 150, यानी 750 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बना। और ऐसे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आप देख लें कि पहले 10 मार्क्स वाले 10 सवाल, यानी तो आप देख लें 100 नंबर यहां से आ गए। और इसके लिए आपको टोटल वर्ड लिखने हैं कितने? 1500 वर्ड्स। इधर आप देखें एक क्वेश्चन के लिए 750 शब्द लिखने हैं इंटू 3 क्वेश्चन, तो 7 या 21 यानी 2250 शब्द आपको इधर लिखने हैं। प्लस 1500 जो कंपलसरी है आप ऐड कर दें, यानी आपको अगर हम कहें तो लगभग 3,500 3,500 से 4,000 शब्द में आपको उत्तर देना है 3 घंटे में। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के अंतर्गत यह समस्या एक आती है कि बच्चे जब भी सेलेक्ट करें सेक्शन में तो पहले आसानी होती थी कि किसी भी एक सेक्शन से हम पहले ही टारगेट कर लिए हैं कि एक तो मैंडेटरी है, 2 और कर देंगे, तो सेक्शन बी को कम पढ़ें। ऐसा अब नहीं होगा। अब यूपीएससी हर सेक्शन से क्वेश्चन टच कर रहा है पूरे सिलेबस को। तो पेपर 1 में 250 नंबर, 8 सवाल 5 करने हैं, एक सवाल का 50 नंबर। क्वेश्चन 1 और 5 10-10 मार्क्स के 5 सवाल, तो 10 सवाल ये हो गए और 3 सवाल आपको इसमें लिखने और ऐसे 3, तो 10 और 9 19 सवाल टोटल आपको एग्जाम में लिखने हैं। यानी आपको 10 मार्क्स वाले 10 सवाल 150 वर्ड्स ईच में आपको लिखने हैं, है ना। और दूसरी तरफ आपको 50 मार्क्स के अंतर्गत ब्रेकअप है। 20 मार्क्स वाले आपको 2 सवाल और 10 मार्क्स वाले 1 सवाल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम कहें तो यह 19 क्वेश्चन का आपको आंसर पेपर 1 में और 19 क्वेश्चन का आंसर पेपर 2 में देना है। आइए नीरज कुमार नर। तो यह आपको रणनीति बनाते वक्त ही पहले दिन ही आपको ध्यान रखनी है कि हम लेखन शैली का जितना विस्तार करें। डेली ऑप्शनल का कम से कम 2 आंसर आप रोज लिखें घर में, है ना। तभी आप इसमें 3,750 शब्द तो आधिकारिक रूप से मांग रहा। हम हिंदी माध्यम के छात्र थोड़ा अधिक लिखते हैं। 150 शब्द का आंसर 180-200 से कम हमारा नहीं जाता, और 300 शब्द वाला आंसर कभी कभी वो 350 से कम नहीं होता।
तो थोड़ा सा आपको आंसर राइटिंग डे 1 से करनी है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, आप समझ गए। सेम पैटर्न पेपर 2 में भी है, वहां भी 2 सेक्शन, नंबर ऑफ टोटल 8 क्वेश्चन, 5 करने, 1 और 5 मैंडेटरी, और रिमेनिंग में से आपको 3 सवाल और चुनने हैं। चलिए एक बार सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सिलेबस क्या है। जैसे ये मेरा पेपर 1 का सिलेबस है। अगर हम बात करें, यह समाजशास्त्र के पेपर 1 का सिलेबस है। जो हमारा पहला टॉपिक है वह है समाजशास्त्र विद्या शाखा, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन। और इसमें अगर आप गौर करें तो 3 सब टॉपिक हैं। जैसे समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कैसे पश्चिम के समाज में आया, हमारे यहां समाजशास्त्र बाद में आया, लेकिन यूरोप में ऐसे सामाजिक आर्थिक कुछ घटनाक्रम घटित हुए जिसके कारण एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उपस्थिति वहां दर्ज हुई। तो कोई भी विषय जब आया तो उस विषय के स्थापना के समय क्या पृष्ठभूमि थी यह जानना जरूरी है। और पेपर 1 में देखें, पहला टॉपिक यही है कि यूरोप में आधुनिकता कैसे, मॉडर्निटी यूरोप में आई, और मॉडर्निटी के कारण वहां पर क्या हो गया, सामाजिक परिवर्तन। अगर सामाजिक परिवर्तन हुआ तो कुछ अच्छाइयां भी रही होंगी, कुछ बुराइयां भी रही होंगी। जैसे समाज में जब परिवर्तन होता तो सब कुछ अच्छा ही थोड़ी रहता। जैसे मान लो यूरोप में आधुनिकता आई, पहले यूरोप का समाज कृषि आधारित था, मॉडर्निटी आई, वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, और वहां पर औद्योगिक क्रांति के कारण एक नया यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था बनी। एक तरफ आर्थिक विकास हुआ, लोग गांव से नगरों की ओर भागे होंगे, तो दूसरी तरफ बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी नगरीय जीवन में, सामंजस्य को लेकर, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। तो जब ही यूरोप में मॉडर्निटी आई उसके कारण बहुत सारी क्रांतियां हुई और सोशल चेंज हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ। तो कुछ अच्छाई भी रही, कुछ बुराई भी, और बहुत सारी सामाजिक समस्याओं की उपस्थिति दर्ज की गई। उसी के निराकरण में एक विषय के रूप में क्या आया, समाजशास्त्र, जो समाज का अध्ययन करता हो। कैसा अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन करता हो, निष्पक्ष अध्ययन करता हो, तटस्थ अध्ययन करता हो। यानी विषय के रूप में सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ और इमर्जेंस के दौरान क्या परिस्थितियां थी, ये पहले पार्ट में। अब देखिए, अब विषय के रूप में स्थापित तो हो गया। कोई भी विषय जब स्थापित हो गया तो सबसे पहला क्या है कि उस विषय का विषय क्षेत्र निर्धारित करना होगा। मतलब कि इसमें क्या पढ़ा जाए भाई। नया विषय सोशियोलॉजी आ गया, पहले से अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। ऐसी स्थिति में ये जो विषय आया इसमें हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे, तो पहली समस्या क्या रही होगी कि एक विषय के रूप में इसका आविर्भाव होने के बाद हम इसके विषय क्षेत्र को डिफाइन करें। तो विषय क्षेत्र आपको पढ़ना है। जब विषय क्षेत्र हमने निर्धारित कर दिया तो भैया अन्य सामाजिक विज्ञान से इसकी तुलना कर देंगे। यानी समाजशास्त्र इतिहास से कैसे अलग है, यह मनोविज्ञान से कैसे अलग है, राजनीति शास्त्र से कैसे अलग है, अर्थशास्त्र से कैसे अलग है, तो कंपैरिजन। तीसरा, अगर समाजशास्त्र है तो क्या यह सामान्य बोध है, जो सामान्य बोध सामाजिक जीवन में होता है समाज को लेकर, क्या वही है या कुछ उससे अलग है। अब देखिए बच्चों, ये जो पहला टॉपिक है इससे 30 से लेकर 40 मार्क्स तक का सवाल आ रहा है। देखो किया क्या है यूपीएससी ने, 10 यूनिट आपको पेपर 1 में है और 400 नंबर का क्वेश्चन सेट करना है। ध्यान देना, 8 क्वेश्चन है, उसमें से भले आप लिखते हैं कितना 250, यानी 5, तो 10 सेक्शन है और 400 नंबर का पेपर सेट करना है। तो ऐसे डिजाइन कर दिया है कि लगभग प्रत्येक यूनिट से 30 से लेकर 40, कहीं कहीं 50 नंबर, यानी 30 से 40 का एक रेंज फिक्स कर दिया है। 10 यूनिट से 40-40 नंबर अगर पूछ दिए जाएं तो किसी यूनिट में अगर 30 है तो किसी में 50, तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50, यही 10 यूनिट में उसने फिक्स किया है। पहले क्या होता था कि पहले हम चूजी हो सकते थे कि यूनिट 10 में से कुछ यूनिट को पढ़ लें, कुछ को नेग्लेक्ट भी कर दें, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब जो पिछले 4 साल से सवाल बन रहे हैं उसमें हर यूनिट को टच कर रहा है और लगभग 40 नंबर का सवाल प्रत्येक यूनिट से ऑलमोस्ट बना रहा है। 10 यूनिट 400 मार्क्स बनाना है, उसमें से 250 लिखना है, तो आप समझ गए। तो पहला जो यूनिट है वह है समाजशास्त्र विद्याशाखा। अब देखिए विषय के रूप में स्थापित हो गया, इसका विषय क्षेत्र भी हमने बता दिया कि ये पढ़ना है भैया। अन्य विज्ञानों से हमने इसकी तुलना भी कर दी कि भैया सोशियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे, हिस्ट्री में ये पढ़ते थे, ज्योग्राफी में ये पढ़ते थे, साइकोलॉजी में ये पढ़ते थे। क्योंकि यह एक सामाजिक विज्ञान है तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो यह आपने पहले पार्ट में कर दिया। अब देखिए जब विषय आ गया तो क्या है दूसरा यूनिट, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में। यह भैया यह जो विषय है यह कैसा है, क्या यह विज्ञान की प्रवृत्ति है इसमें या नहीं। आप सभी जान रहे हैं कि 1838 में जब आप आगे पढ़ेंगे तो यूरोप में 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में विषय के रूप में स्थापित हुआ। यूरोप में उस समय वैज्ञानिक क्रांति का दौर था। तो जब एक मानविकी के विषय को स्थापित किया गया तो उसे विज्ञान के रूप में, विज्ञान हम किसको कहते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध और विशेष ज्ञान को यानी नवीन ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो समाजशास्त्र विषय के रूप में आ गया। अब अगर विषय के रूप में आया तो इसकी प्रकृति क्या है, मतलब नेचर क्या है, क्या यह विज्ञान है अथवा नहीं। तो सेकेंड यूनिट में आपको यही डाल दिया कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में। देखिए क्या है इसमें, विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति एवं समीक्षा, यानी वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, विज्ञान है तो विज्ञान क्या है। अब देखिए यह विज्ञान के रूप में है तो अनुसंधान क्रियाविधि के सैद्धांतिक, प्रत्यक्षवाद क्या है, तथ्य मूल्य क्या है, अप्रत्यक्षवाद, यानी विज्ञान और विज्ञान से संबंधित बातें यूनिट 2 में है। यानी यह विषय जो आया है इसका नेचर क्या है। और यहां से भी अगर आप देखें तो 30 से लेकर 40 मार्क्स तक के सवाल हैं। अगर इस यूनिट से 30 है तो जाहिर सी बात है किसी यूनिट से 50 होंगे। 30 से 50 यही मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए विज्ञान, इसकी प्रकृति भी डिसाइड होगी कि भैया हम सोशियोलॉजी को साइंस के रूप में स्टैब्लिश करेंगे जो सामाजिक घटनाओं का तटस्थ अध्ययन करता हो, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता हो। वस्तुनिष्ठ मतलब जैसी घटना है उसका एज इट इज मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करता हो, वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता हो। तो यही हुआ आरंभिक समाजशास्त्री जिन्होंने इसे विषय के रूप में स्थापित किया, तो विज्ञान के रूप में। अब अगर विज्ञान है तो विज्ञान की कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां होंगी। यही हमारा तीसरा यूनिट है। देखिए क्या लिखा है, अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर विज्ञान है तो उसकी कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी होगी, पद्धति होगी। तो जब समाजशास्त्र विषय के रूप में स्थापित हुआ उसका नेचर क्या है वो बता गया। तो अब क्या है वह मेथोडोलॉजी। और यूनिट 3, इनसे भी 30 to 40 मार्क्स के सवाल रहते हैं। अब ये जो 40 मार्क्स कैसे हो गए, अगर 10 नंबर के 2 शॉर्ट नोट्स पूछ लिए, एक 20 नंबर का, या 20 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक 10 नंबर का, तो पहला 3 यूनिट ये हो गया। चौथा यूनिट अगर हम गौर करें, चौथा यूनिट जो है हमारा वह सामाजिक चिंतक का है। थोड़ी स्लाइड आगे पीछे होगी, कोई बात नहीं। यूनिट 4 जो है वह समाज शास्त्रीय चिंतक है, विचारक, जिसको लेकर सबसे ज्यादा सोशियोलॉजी को बाजार में इसको लेकर भ्रांत तर्क दिया जाता है कि भैया सोशियोलॉजी में तो खाली थिंकर ही पढ़ना है, बहुत सारे विचारक पढ़ने हैं। कई बच्चे इस कारण सोशियोलॉजी नहीं पढ़ते। कितने विचारक कौन पढ़े, सच्चाई क्या है। देखो बच्चों, यह यूनिट नंबर 4 है, यूनिट 4। इसमें आपको 6 विचारक पढ़ने हैं। पहला कौन है तो इमाइल दुर्खिम, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा मैक्स वेबर, चौथा पार्सन्स,
पांचवा मर्टन और छठा मीड। अब देखो, इनमें से तीन विचारक जो हैं वो बड़े विचारक हैं, शास्त्रीय विचारक इनको आप कहते हैं। ये दुर्खिम, वेबर और मार्क्स। ये जो यूनिट 4 है, इससे पहले लगभग 70-80 नंबर, यहां तक कि 100 नंबर तक के सवाल पहले पूछे गए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 वर्षों से हिंकर से 50 से 60 नंबर मैक्सिमम पूछ रहा है। ध्यान रखना, अन्य यूनिट में जहां जहां 30 नंबर है वहां पर 10 नंबर को मेकअप यहां से कर दे रहा है। यानी यहां पर दो 20 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन यानी 40 ये हो गया, और 10 मार्क्स के दो सवाल यानी 20, यानी 60 नंबर यहां से, कई बार 50 नंबर यहां से। तो पहले हम इसको बहुत अधिक महत्व देते थे जब दो सवाल बनता था। अब आप देखें तो तीन शास्त्रीय विचारक हैं, बड़े विचारक हैं, दुर्खिम, मार्क्स और वेबर। 20 और 10, 30 नंबर यहीं से या 40 नंबर यहीं से आने। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे विचारक हैं, पार्सन्स और मर्टन, और सबसे छोटा एक विचारक नया ऐड कर दिया, मीड। यानी ये 6 विचारक आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ने हैं, जिसको लेकर बहुत बवाल है कि भैया थिंकर बहुत पढ़ने हैं। सच्चाई क्या है कि सिर्फ एक यूनिट में थिंकर पढ़ने हैं। थिंकर में उनके कुछ अपने विचार हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनकी अवधारणा है। तो सबसे आराम से मैं इसी टॉपिक को पढ़ाता हूं। लगभग 1 महीने आप सिर्फ एक यूनिट ये पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार आप दुर्खिम के बारे में आपने कुछ अब तक नहीं पढ़ा है। तो किसी भी विचारक को समझना है उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या है, वह किस काल में जन्म लिया, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, क्या क्या सिद्धांत है, उसकी सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, कमियां क्या है, प्रासंगिकता क्या है। तो ये जो पार्ट है इसको लेकर बच्चों में बहुत टेंशन रहता है। और सच्चाई क्या है कि अगर आपने थिंकर को एक बार अच्छे से समझ लिया तो ये कभी नहीं भूलोगे आप। एक भ्रांत तर्क है कि थिंकर कठिन होता है। सच्चाई क्या है कि दुर्खिम ने जो धर्म को लेकर कह दिया वही बात अमेरिका में भी लोग पढ़ेंगे, वही बात इंडिया में भी पढ़ेंगे, वही बात अफ्रीका में भी पढ़ेंगे। यहां पर बहुत अधिक जो पार्ट है वो स्टैटिक है, डायनामिक्स नहीं है, मतलब गतिशील नहीं है, स्थायी पार्ट है। जो कह दिया वही कह दिया। यानी यहां पर आप बहुत करंट नहीं जोड़ सकते। तो अगर एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो यहां आपको बेहतर नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यहां से आप जब मेंस के बाद इंटरव्यू में भी जाएंगे तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी आपसे थिंकर से ही सवाल पूछते हैं। इसीलिए थोड़ा इस टॉपिक को, इस यूनिट को आपको गहराई में पढ़ना है। तो यूनिट 3 उधर हो गए, एक चौथा यूनिट जो 5वां है हमारा, वह सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता है। सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, यानी समाज में जो विभिन्न लेयर्स में समाज को बांटा गया ऊंच नीच के क्रम में, चाहे जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर। और इसमें भी कुल मिलाकर 30 से लेकर 40 कह लो, 40 से लेकर 50 मार्क्स के सवाल रहते हैं। अब देखो बच्चों, पहले क्या होता था कि जो पेपर 1 है उसके सेक्शन ए में यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 शामिल होते थे। क्योंकि 10 यूनिट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से 4-4 सवाल रहने हैं। तो यूनिट सेक्शन बी में यूनिट नंबर 6 टू यूनिट नंबर 10 होते थे। ध्यान रखना, यानी 5 यूनिट सेक्शन ए में 4 सवाल और 5 यूनिट सेक्शन बी में। तो लोग चूजी हो जाते थे। लोग क्या करते थे, सेलेक्ट कर लेते थे कि सेक्शन बी से मुझे करना है। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, इन सेक्शन ए और बी को घालमेल कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है, कोई भी यूनिट किसी भी सेक्शन में डाल सकता है। जैसे यूनिट नंबर 1 को डाल देगा सेक्शन बी में, सेक्शन बी में जो यूनिट नंबर 9 है उसको सेक्शन ए में डाल देगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग क्या करते हैं, बहुत यूनिट 6 यूनिट पढ़ लो काम हो जाएगा। भैया काम नहीं होना है। हम यहां पर पूरे सिलेबस पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे बना रहा है। तो 5 यूनिट ये मेन आपके
इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। अब चलते हैं यूनिट नंबर 6। अब जो यूनिट है वो थोड़े छोटे हैं। जैसे देखिए यूनिट नंबर 6 कार्य एवं आर्थिक जीवन, मैक्सिमम यहां से 30 नंबर का सवाल बन रहा है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, विभिन्न समाजों में कार्य का स्वरूप क्या है, कार्य का औपचारिक अनौपचारिक संगठन क्या होता है, श्रम और समाज के मध्य संबंध क्या है। अगला जो यूनिट है राजनीति एवं समाज, 3 यूनिट आपके ऐसे हैं जो पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। यानी ये जो राजनीति एवं समाज है यह पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में भी है, ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यूनिट नंबर 7 में पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है। यूनिट नंबर 8 धर्म और समाज, यह पेपर 2 में यह भी है, वहां थोड़ा संक्षिप्त है लेकिन यही पार्ट वहां भी है टॉपिक। तो यूनिट नंबर 6 सेक्शन बी में कार्य और आर्थिक जीवन पहला, राजनीति और समाज से यहां से 40 से 50 नंबर के सवाल रहते हैं। इसके अलावा धर्म और समाज से भी 40 से 50 नंबर के सवाल रहते हैं, है ना। धर्म क्या है, धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, आधुनिक समाज में धर्म कैसा है, धर्म और विज्ञान क्या है। तो ये 6, 7, 8 यूनिट हो गए। यूनिट नंबर 9 नातेदारी की व्यवस्था, और यह भी यूनिट जो है वो कैसा है, यह पेपर 2 में भी शामिल है। यहां भी 40 से 50 नंबर के सवाल आते हैं। यूनिट नंबर 10 आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, और यह 40 से 50 नंबर। अगर किसी एक टॉपिक से 30 मार्क्स है तो दूसरे से दिखता सिलेबस है। ये 3 यूनिट तो पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है। छोटे छोटे ये जो आप देखते हो यह एक एक क्लास है, परिवार क्या है, प्रकार गृहस्थी क्या है, विवाह क्या है। तो यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या है। अब आप देखिए, जैसे आप सिलेबस को देख रहे थे, आपने क्या देखा कि पहले विषय विषय के रूप में आया। अगर विषय के रूप में आया फिर वह विषय की नेचर क्या है, विज्ञान है अथवा नहीं। अगर विज्ञान है तो विज्ञान की पद्धतियां क्या हैं, उस विषय की पद्धति क्या है, यूनिट 3। अब पद्धति है तो उससे संबंधित प्रमुख विचारक कौन है, उनके विचार क्या हैं, उनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। अब समाज की संस्थाएं क्या है, स्तरीकरण, समाज में कैसे लोगों को स्तर में बांटा गया। समाज की संस्था क्या है, आर्थिक जीवन यानी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, ये सब समाज की संस्था है, नातेदारी। और अंत में क्या है, समाज में क्या परिवर्तन है। यह पेपर 1 खत्म। 3 यूनिट कॉमन पेपर 1 और पेपर 2 में, यानी पेपर 1 और 2 मिला लें आप तो 3 यूनिट तो दोनों जगह है और सिलेबस भी मिलता है। तो पेपर 1 का सिलेबस क्लियर हुआ। चलिए एक बार पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। जैसे पेपर 2 को सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझा दूं कि ये जो समाजशास्त्र द्वितीय पत्र है, बेसिकली यह 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी पेपर 2 जो है वह पूरी तरह भारतीय समाज से संबंधित है, यानी आप भारतीय समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन यहां पेपर 2 में करते हैं। और यह इतना सरल है कि आधी चीजें आप जीएस में कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको। सुषमा खास करके आप देखना, बहुत सिलेबस जो कह रहे हो देख लेना। देखो यह कैसे सिलेबस 3 भाग में बटा है। तो क यानी पहला पार्ट क्या है, भारतीय समाज का परिचय, और उसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 और 2, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य और भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। यानी पहला यूनिट क्या हो गया, भारतीय समाज का परिचय। पहला सेक्शन क्या है, भारतीय समाज का परिचय। और ये आप जीएस में पेपर 2 में सोसाइटी में पढ़ते हैं। इसमें 2 यूनिट पढ़ने हैं आपको, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2।
दूसरा सेक्शन क्या है? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। और इसमें आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं। जरा सा एक बार देखिए, सेक्शन ए में आपने देखा पहला क्या टॉपिक है कि भारतीय समाज के, बताएंगे दागेश कि कोट करना है यानी सब बताएंगे लास्ट में। डर लग रहा है तो अभी डिसाइड कर लो सुषमा, आगे डर के आगे जीत है, सुना हो तो। भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, पहले दिन सबको डर लगता है और जब 2-3 यूनिट पढ़ोगे तो इतना आसानी से, है ना, समझ जाओगे। कुछ भी आइंस्टीन का E=mc² नहीं है। धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी, यही सब, शिक्षा, राजनीति, यही सब पढ़ना है। सबसे सरल सिलेबस में से एक है। चलिए अब उस पर पहले समझ लीजिए, फिर बात करेंगे। भारतीय, सुषमा तैयारी किस चीज की कर रहे हो? भारत के सबसे बड़े पद की तैयारी कर रहे हो, है ना, IAS। तो ऐसा नहीं है कि इतना भी आप सरल इस एग्जाम को समझें। तो जो आपका सिलेबस है वो ग्रेजुएशन और MA दोनों को मिलाकर बनाया गया है, किसी भी ऑप्शनल पेपर का। कहने को शैक्षणिक जो अर्हता है आपकी न्यूनतम वो ग्रेजुएट मांगता है। सच्चाई क्या है कि यह जो है यहां पर ग्रेजुएशन और MA दोनों के सिलेबस को मिक्सअप करके सिलेबस डिजाइन किया गया है। चलिए, तो समाज के परिचय में 2 यूनिट, सामाजिक संरचना सेकंड सेक्शन में देखिए, इसमें कुल 6 यूनिट हैं। ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना। दूसरा कास्ट सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाति व्यवस्था। इसमें 2-3 आपको विचारक, 4 आपको पढ़ने हैं। घुरिये, श्रीनिवास, आंद्रे बेते और ड्यूमा। ये छोटे छोटे विचारक हैं, 2-2 पेज के इनके विचार हैं। सेक्शन बी का तीसरा यूनिट, भारत में जनजातीय समुदाय, जो आप GS में भी पढ़ते हैं। भारत में सामाजिक वर्ग, भारत में नातेदारी की व्यवस्था है। देखिए यह पेपर 1 में भी था, अगर आपको याद करें। इसी प्रकार धर्म और समाज, यह पेपर 1 में भी था। कुल मिलाकर यह 6 यूनिट है, जिसमें 2 यूनिट पेपर 1 में भी था। सबका पहले बार है ना। आप पढ़ेंगे तो सब सरल है। पेपर 2 तो एकदम हलवा है, कुछ है ही नहीं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस पेपर 1 में पड़ता है, वो भी थिंकर में। उसके अलावा तो सोशियोलॉजी कुछ है ही नहीं। ये नहीं कि मेरा विषय है इसलिए मैं कह रहा हूं, सच्चाई है। जितने भी छात्र अब तक जो पढ़े हैं, पहली क्लास में उनको लगता है क्या है, जब 5वां 6ठा क्लास है तो उनको मजा आने लगता है, और 10, 20, 50 क्लास के बाद तो वो डूब जाते हैं। चलिए, तो जनजातीय समुदाय, भारत में सामाजिक वर्ग, भारत में, कुल मिलाकर इस सेक्शन में 6 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट क्या है बच्चों, कॉमन है पेपर 1 के साथ, धर्म और समाज और भारत में नातेदारी की व्यवस्था। तीसरा जो यूनिट है वह है भारत में सामाजिक परिवर्तन, और इसमें अगर हम कहें तो कुल 7 यूनिट हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन, इसमें टोटल यूनिट्स 7 हैं, टोटल यूनिट 7। यहां पर टोटल यूनिट्स 6। अब देखो, पेपर 1 में आपने देखा क्या, टोटल कितने यूनिट, 10 यूनिट। पेपर 2 में आप देखिए 2 यूनिट यहां हो गए, 6 यूनिट यहां हो गए, तो 6 2 8 और 7 15। 15 में से 3 यूनिट कॉमन है, यानी 12। अगर वहां 10 गिनते हो तो यहां 12 गिनो, अगर वहां 7 गिनते हो तो यहां 15 गिनो। कुल मिलाकर दोनों ही पेपर में टोटल 22 यूनिट आपको पढ़ने हैं। और 22 यूनिट में पेपर 2 तो सारा ही समाज, पेपर 2 करंट बेस्ड है, समाज के बारे में है, जिसके बारे में ज्ञान आपको सबसे अधिक है। जैसे आपको कुछ टॉपिक में दिखाऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने कहां कहां पढ़ रखा है। जैसे देखिए, भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक विस्तार GS में आप पढ़ते हैं। औपनिवेशिक नीतियां, जनजातियां GS में पढ़ते हैं। सामाजिक वर्ग में कृषक वर्ग, औद्योगिक वर्ग, मध्यम वर्ग GS में आप पढ़ते हैं।
धर्म और समाज में देख लीजिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या भारत में, धार्मिक समुदाय, जीएस में आप पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पेपर 1 में है आपको। नातेदारी की व्यवस्था में परिवार और पितृतंत्र हकदारी, ये आप पेपर 1 में पढ़ते हैं। देखिए भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, टोटल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट यहां है, विकास आयोजना क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, संविधान, विधि और सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, ये सब है ना। यहां पर देखिए भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण मजदूर बंधुआ, प्रवसन की समस्या, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जीएस का पार्ट है। तो कुल मिलाकर आपको यह लगता है इस विषय में कुल 22 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ये जो पूरा बैच है यह लगभग 6 से 7 माह के बीच का आपका समय, अगली 6 से 7 माह हम लोग साथ में रहने वाले। कक्षा का जो संचालन होगा, अभी आप बिगिनर्स हैं तो अभी हम लोग शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट की क्लास चलाएंगे, है ना। मतलब जैसे आप कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसकी कुछ शब्दावलियां होती हैं, उसके सिद्धांत होते हैं। जैसे भूगोल पढ़ते हो जीएस में तो क्या पढ़ते हो, अक्षांश, देशांतर, पठार, पवन, उच्चावच वगैरह। संविधान पढ़ते हो पेपर 2 में तो क्या, विधि का शासन, है ना, विधि की स्थापित प्रक्रिया, कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट के अपने शब्दावली होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो अगली 3-4 क्लासेस में हम लोग समाजशास्त्र को पहले धीरे धीरे समझेंगे, है ना, कि एक विषय के रूप में जो आया उसको जानने से पूर्व इसमें कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे समाज क्या है, संस्कृति क्या है, समुदाय क्या है, संस्था किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, समाज में परिवर्तन कैसे होता है, परिवार क्या है, परिवार के प्रकार क्या है, समाज में परिवर्तन कैसे होता है। यानी आप बेसिक आराम आराम से पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। समझाने की जिम्मेदारी कैसे मेरी है, आप उसके लिए टेंशन नहीं लो। आपसे ऐसे ऐसे बच्चे हैं आए हैं जिन्होंने जीवन में कभी समाजशास्त्र का नाम नहीं सुना है और वे सोशियोलॉजी में अच्छा नंबर लेकर सेलेक्ट होकर गए। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी में अगर करने का जज्बा है आपको, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कोई भी विषय दुनिया का पढ़कर उसको क्रैक किया जा सकता है। और अगर पहले ही दिन सिलेबस देख के डर जा रहे हैं तो फिर आगे तो राम ही राखी आगे, है ना। जी नहीं, अंजलि रस्तोगी, ऐसा जीवन में मैं गलती कर ही नहीं सकता हूं। कहां प्रोमो में मैंने कह दिया 4 मंथ में, कौन से प्रोमो में, ऐसा कैसे कह दूंगा। मैं तो एक ऐसा शिक्षक हूं, 7, सवा 7, 7.5 महीने भी लग जाते हैं, है ना। तो इस बार जो टाइम है उसको ऐसे सेट किया है कुछ बढ़ाकर 4 महीने में ऑप्शनल संभव ही नहीं है। संभव तो 1 महीने में भी है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि प्रश्न किस गहराई में कहां से आ जाए ये कोई नहीं जानता। अंजलि दोबारा एक बार देखना प्रोमो और कल मुझे फिर रिस्पॉन्ड करना कि किस मिनट पे कौन से वीडियो में है। अगर हो सकता है मिस्टेक से बोल दिया वाला, लेकिन ऐसा 100% मुझे लगता है कि मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता, है ना। 6 महीने का समय मिनिमम है, 6, 6.5, 7 में। जो क्लास नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपको कहीं नहीं आने दूंगा। क्लास नोट्स आपको बना बनाया मिलेगा। क्लास में आप समझिए चीजों को और उत्तर लिखने का प्रयास घर पे कीजिए। देखो यूनिट टेस्ट हम लोग लगभग हर 15 दिन पर आपका यूनिट टेस्ट होगा। समझ लीजिए पहले बैच के बारे में, अब तक प्रोमो में देख रहे थे, अब रियलिटी में आप समझिए। जो मेरी ये क्लासेस है सप्ताह में 5 दिन मिनिमम होगी, और अगर किसी कारणवश अगर वीकडेज में नहीं हो पाई तो सैटरडे संडे में भी क्लास में लेता हूं। अभी मैं सब बताऊंगा प्रियंका, सब बताऊंगा, अभी बता रहे हैं पेपर क्या पढ़ना है, सब बताऊंगा। पहले सुन लो जो बता रहा हूं। जैसे सप्ताह में 5 दिन मिनिमम है और आवश्यकता पड़ने पर 6 दिन भी पढ़ाऊंगा। शुरुआत में अभी आप बिगिनर हैं तो अभी 1.5 से 2 घंटे का समय रहेगा। जैसे जैसे इस विषय में आप रम जाएंगे यह क्लास का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 यूनिट 2 वीक के बाद, हर 2 वीक पर आपका एक यूनिट टेस्ट होगा, ताकि आप क्या समझ रहे हैं उसके बारे में। देखो ऑनलाइन एजुकेशन हम दे रहे हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है। हम भौतिक रूप से आपकी कॉपी डायरेक्ट जाकर चेक नहीं कर सकते, तो हमने भी तरीका निकाल रखा है कि हम लोग मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे।
हर टेस्ट की कॉपी चेक होगी, मार्क्स जाएंगे और आप मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी को चेक करें। क्लास में जब भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको उसकी स्लाइड लगाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जहां टफ वाले पेपर हैं उसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसको डिस्कस करता हूं कि इस प्रश्न में क्या लिखना था। कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन हम लोग हर टॉपिक के साथ लिखते हैं क्लास में कि ये नहीं आया है, ऐसे आ सकता है। कोई भी पीडीएफ क्लास नोट्स आपको दिया जाएगा ताकि लिखने का काम, लिखने में जो समय बर्बाद होता है वो काम कम हो, हम अधिक से अधिक समझाएं। जहां अपडेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां हम लिखेंगे। शुरू के बेसिक कंसेप्ट को छोड़कर जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी, आपको हर यूनिट 1, 2, 3 का एक साथ मैटर आपको अपलोड कर दूंगा। ये मैटर कौन है? प्रिंटेड नहीं है, ये मेरा क्लास नोट्स है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। इसके बाद भी क्लास के वीकडेज में अगर कहीं कोई टॉपिक में दोबारा आपको जरूरत है तो एक्स्ट्रा क्लास हम लोग उसके लिए अरेंज करते हैं। 6 महीने का मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम 6 से 7 माह के भीतर, और कोशिश करूंगा संडे लेकर, एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपका 6, 6.5 माह में यह कंप्लीट करा दूं। सारी जो क्लासेस होंगी लाइव होगी हमारे यहां। पिछला बैच कल फिनिश हुआ है, हमने अब तक एक वीडियो क्लास में नहीं चली है हमारी। हर क्लास में साक्षात में उपस्थित रहूंगा, है ना। तो ये है। अब देखो क्या पढ़ना है, इसके लिए किताब क्या है, थोड़ी सी उसके बारे में भी चर्चा कर लें। तो स्टडी मटेरियल के पार्ट पर आप जितना कम से कम पढ़ें उतना अच्छा है। सिर्फ आप बेसिक की तैयारी कर लें, और बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। न्यू एनसीईआरटी में आपको कक्षा 11 तथा कक्षा 12 दोनों की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कक्षा 11 में एक एनसीईआरटी है। क्लास का जब तक सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा, मिनिमम साल भर तो रहता ही है। गुंजा देख लेना, वो तो डिपेंड करता, आप उसको बढ़ा भी देख लेना, 1 साल तो मिनिमम रहता ही है। कक्षा 11 में एक एनसीईआरटी है, अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र परिचय हिंदी में, और कक्षा 12 में 2 एनसीईआरटी है, एक भारतीय समाज और दूसरा आधुनिक समाज में, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको दोनों ही कक्षा पढ़नी है, कक्षा 11 और कक्षा 12। बेटर होगा कि अगर आपके पास समय है ना, अगर आपके पास समय है तो आप नई वाली एनसीईआरटी ही पढ़ लें। अगर किसी को ज्यादा परेशानी नहीं हो और पुरानी एनसीईआरटी मिल जा रही है तो एक बार गो थ्रू होने में कोई बुरा नहीं है। इसके अलावा कंटेंट देखो, भरमार है, किताबों की कमी नहीं है। यदि आपको किताब ही पढ़ना है तो फिर ऑनलाइन क्लास लेने का क्या फायदा। तो अगर किताब, कुछ लोग फिर भी होते हैं जो शौकिया कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप इग्नू के ग्रेजुएशन और एमए के कुछ नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कंटेंट में चाहिए तो आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का बीए सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का, आप सामाजिक चिंतक, सामाजिक विचारक, आप ये वाला पूरा ब्लॉक खरीद सकते हैं, है ना। 2025 में एग्जाम देना है, मजे से एग्जाम दोगे गुंजा, कोई दिक्कत है। अभी क्वेश्चन सबका लेंगे एक तरफ से, चिंता ना करो। सामाजिक विचारक, इसमें टोटल 7 यूनिट, 7 किताबें हैं, और ये जो है ईएसओ 13 या 14 कुछ है, देख लेना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। ईएसओ 13 या 14 है, यही दोनों में से कुछ है, शायद 13 ही है, देख लेना। नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप अतिरिक्त पढ़ना चाहते हैं तो आप सामाजिक विचारक इग्नू का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एमए सोशियोलॉजी, जो एमएसओ है, मास्टर इन सोशियोलॉजी, इसमें आप एमएसओ 4 भारत में समाजशास्त्र, आप चाहें तो इसको पेपर 2 के वक्त पढ़ सकते हैं। किसी को अगर अच्छी किताब और पढ़नी है, इग्नू में राइटर नहीं होता सुषमा, इग्नू तो डाउनलोड करोगे। अगर कुछ इंग्लिश की अच्छी किताबें अगर आपको पढ़नी है
जैसे बॉटोमोर की किताब समाजशास्त्र आती है, वो हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। अगर बहुत शानदार किताब इंग्लिश में, अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप एम हरलॉम्बस सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, थोड़ी मोटाई देखकर डरना मत, उस किताब में बहुत दम है, अगर आप चाहें तो वह पढ़ सकते हैं। यानी इंग्लिश की दो किताब है, एक तो एम हरलॉम्बस की किताब है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे ना पढ़ें तो फिर मेरी क्या जरूरत। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जितने भी सोशियोलॉजी में पिछले 24 से 25 वर्ष से समाजशास्त्र ही पढ़ रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बना सोशियोलॉजी से ही कई बार, इससे नेट जेआरएफ जो भी होता है मैंने सारे पापड़ बेल रखे हैं। तो अगर कोई सामने वाला बंदा आपके लिए इतना करने को तैयार है तो फिर अननेसेसरी क्यों आप एक्स्ट्रा, आप जीएस पे फोकस करें। बिल्कुल हिंदी में शानदार तरीके से सुप्रिया अवेलेबल है ना। मेरा क्लास नोट जब देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें दम है अथवा नहीं, है ना। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे, बहुतों का उद्धार हुआ है तो आपका भी होगा। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि जरूरी है ज्यादा पढ़ने की तो आप पढ़ लें। तो जो पिछले 25 साल 26 साल मैंने समाजशास्त्र को जिया है, पढ़ा नहीं है, जिया है ना, तो ये मेरा अनुभव किस दिन काम आएगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को काम आए। समाजशास्त्र यूपीएससी में 14 साल से अधिक समय से पढ़ा रहा, तो थोड़ा अगर हम पर भरोसा कर सके आप मुझ पर, तो आप मेरे साथ चलें। क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट। यूपीएससी में अगर आपको 280 300 के रेंज में नंबर लाना है तो आराम से उस नोट्स पर विश्वास करके आप आगे बढ़े। आप यकीन मानेंगे उस नोट से ही सारे सवाल ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। अब इक्का दुक्का सवाल की गारंटी कोई नहीं लेता, है ना। कोचिंग की तरफ से जो बुक्स मिल रही है वो जीएस के लिए है ना। देखो जो आरती मिल रही कोचिंग की तरफ से अगर आपको, तो वो जीएस का है। अगर आपको क्लास नोट्स मिल रहा है तो वो मेरा क्लास में लिखवाया गया मैटर है। जो अननेसेसरी, जैसे मान लो क्लास में टीचर क्या करते हैं, 1 घंटे समझाते 1 घंटे लिखवाते हैं। लिखवाने में मैं विश्वास कम रखता हूं क्योंकि अननेसेसरी समय जाता है। तो मैं क्या करता हूं, आपको मैटर पहले ही प्रोवाइड कर देता हूं। हाँ, तो क्लास नोट से प्रिपेयर हो जाएगा। किताबें कम पढ़ें, और अगर पढ़ने का समय आपको ज्यादा देना है तो आप जीएस में अधिक समय दें। देखो मैं आपसे रोज दिन का 4 घंटा कम से कम मांगता हूं अपने हर बच्चों से, कि आप 2 घंटे क्लास में वीडियो ना देखें। वीडियो अवेलेबल है, मान लो किसी दिन कोई व्यस्तता रहे, कोई काम रहे, वो अलग बात है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी कोई ना कोई काम होता, कोई समस्या आती, वो अलग बात। तो अगर आप वीडियो देखने से बचें, अगर मान लो किसी दिन नहीं क्लास कर पाए कोई कारणवश, तो अलग बात है, लेकिन आप लाइव क्लास में टाइम पर आए, डिसिप्लिन्ड रहें। देखिए अनुशासित रहें, क्लास की गरिमा को बनाए रखें, शिक्षक को मजा आता है। और ऑप्शनल परिवार होता है बच्चों, 6-7 महीने हम लोग एक साथ रोज शाम को मिलते हैं, सुख दुख बांटते हैं, कभी बीमार हो गए, कभी आपकी तबीयत, तो कहीं ना कहीं हम लोग रोज मिलते हैं। एक तरह से मैं आपके परिवार का हिस्सा अगले 6-7 माह में, और आप मेरे परिवार का हिस्सा होने वाले। तो मुझ पर भरोसा करके आप 6-7 महीने मेरे साथ जुड़ेंगे। 2 घंटे क्लास की मिनिमम मुझे आप देंगे, इसके अतिरिक्त मैं आपसे 2 घंटे और मांगता हूं, यानी 4 घंटे मुझे दे दो। इसके अलावा जीएस पढ़ते रहो 6 घंटे 8 घंटे। 2 घंटे क्लास करो तल्लीनता के साथ, बिना इधर उधर सोचे। जितने क्वेरी है 1000 सवाल का जवाब दिए बिना मैं ऑफ नहीं करता क्लास। तो पहला क्या है कि 2 घंटे क्लास का। दूसरा, 1 घंटे आपको जो पढ़ाया जाता है उसको घर पर जाकर पढ़ें। 1 घंटा आप मैटर जो कल पढ़ाया जाएगा, जो क्लास नोट्स अपलोडेड है, उसको आप पढ़कर आए क्लास में। देखिए कैसे तैयारी शानदार होगी। जैसे मान लो कल मैं समाजशास्त्र विद्या शाखा पढ़ाऊंगा, कल नहीं पढ़ाऊं, कल तो बेसिक पढ़ाऊंगा, मतलब आने वाले, तो आप पहले ही विद्या शाखा पढ़कर आएंगे। अगले दिन आप जो मैंने पढ़ाया उसको पहले पढ़े घर जाकर, घर में, और फिर कल जो नेक्स्ट दिन पढ़ाया जाएगा उसको पढ़कर आए। 2 सवाल
क्वेश्चन की चर्चा होगी और उसको लिखने का प्रयास करें। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर कॉपी कौन चेक करेगा, कोई जरूरी नहीं है। 2, 4, 10, 20, 50 सवाल लिखें, 51वें सवाल में परफेक्शन आना शुरू होगा और 100-150 सवाल लिखते वक्त आप खुद जज कर लेंगे कि आपने सही लिखा है अथवा गलत। और जो मॉडल आंसर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका उत्तर संतुष्ट है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा मेरा तरीका है। नोट्स मिलेगी गुंजा यहीं पर, स्टडी मटेरियल में आपको अपलोडेड होगा। अभी तो बेसिक कंसेप्ट चलेगी, अभी हम लोग समाज और समाज की मूलभूत अवधारणाओं पर क्लास चलाएंगे, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं, यूनिट वाइज। देर से जुड़े हो नीरज। यूनिट जैसे 1 नंबर यूनिट पढ़ाऊंगा समाजशास्त्र विद्या शाखा, तो एक साथ 2-3 यूनिट का मैटर अपलोड हो जाएगा आपका। आप वो सब चिंता, पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा, तो वो सब टेंशन। अब तो ऑनलाइन भी 4 साल से तो ऑनलाइन ही चल रहा अधिक, तो आप चिंता ना करें, वो आपको नोट सेक्शन में मिल जाएगा यूनिट। आप उसका प्रिंट आउट लेकर रोज शाम में बैठेंगे अपने मोबाइल के आगे, जहां अपडेशन होगा हम लोग लिखेंगे वहां पर, है ना। और कोई सवाल, कोई क्वेरी आपकी है तो आप बताएं, मैं आपके सारे शंका, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसका समाधान के लिए यहां बैठा हूं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। और बिल्कुल पीडीएफ प्रिंटेबल है, प्रिंट नहीं लोगे तो फिर कैसे, एकदम प्रिंट के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा यूनिट 1, 2, 3 कोशिश करूंगा मैं एक साथ 3-4 यूनिट का नोट्स चढ़ा दूं। आप उसका क्या पूछ रहे थे, बीपीएससी के लिए कुछ, किसी बीपीएससी का फॉर्म आया है भरने के, अब ये तो आपकी मर्जी। मेरे से पूछो तो नीरज, एक समय में पहले एक लक्ष्य को फोकस करो, है ना। बीपीएससी के लिए देने के लिए तो उम्र 37 साल तक पड़ी है। यूपीएससी में अभी नए हो, ऊर्जा है पूरी, एक जगह फोकस करो। स्टेट पीसीएस तो जीवन भर देते ही रहना है, पहले यूपीएससी फोकस करो। प्रीलिम्स में कहां तक लाभदायक है, प्रीलिम्स में यह थोड़ा बहुत लाभदायक, ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ये मेंस एक्सक्लूसिव पार्ट है, लेकिन प्रीलिम्स में भी 2-4 सवाल दिख जाता है, जैसे अधिनियम वगैरह, विमेन से, दलित से रिलेटेड, लेकिन प्रीलिम्स में ज्यादा लाभदायक नहीं। अंजलि, राइटिंग अच्छी और खराब से कोई फर्क नहीं पड़, इतना होना चाहिए राइटिंग की पढ़ी जा सके। एक समझ गया ना, राइटिंग में करंट से फहीम, करंट जो है पेपर 1 में करंट नहीं है ज्यादा, पेपर 2 में करंट से रिलेटेड है। कैसे ऐड करना है ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो पेपर 2 में आप वैश्वीकरण का कुछ करंट पार्ट पढ़ रहे हैं, वो कहां ऐड होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पेपर 1 स्टैटिक है, पेपर 2 थोड़ा डायनेमिक है, वहां भी 3-4 यूनिट में आप करंट, जैसे मान लो कास्ट सिस्टम को लेकर कुछ न्यू चेंजेस क्या है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे धर्म को लेकर कोई समस्या, अभी धर्म को लेकर बड़ा बवाल हुआ, तो वो सब आप व्यवहारिक एग्जाम्पल में ऐड करेंगे। करंट से यह पेपर 2 के 4-5 यूनिट कनेक्ट होंगे, लिंक्ड होंगे, और करंट बेस्ड अगर लिखेंगे तो आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखना, पेपर 1 की तुलना में पेपर 2 में अधिक स्कोरिंग होती है ना। घर वाले तो ऐसे ही ताना देंगे, घर वालों से ज्यादा समाज ताना देगा बेटा नीरज। उसके लिए क्या करोगे, कमर कस लो, कान को जो है ना बहरा कर लो, है ना। जिस दिन सफल हो जाओगे यही लोग आपकी बड़ाई करेंगे। किसी की मत सुनो, लग जाओ, है ना। मेरे समझ से जिनकी 38 एज है वो पीसीएस फोकस करे, है ना। राइटिंग पर डे बताऊंगा करीम, आज तो पहली क्लास है, अभी तो हमारा परिचय ही हो रहा है ना। अभी तो आज पहले दिन ही रूबरू हुए हम लोग, है ना। बताऊंगा क्या लिखना है ना। तो आप वो सब टेंशन नहीं लो। पहला जीवन का आधा जो है समय अकादमिक जीवन का यही बिताया है मंच पे ही, तो टेंशन ना लो, सब हो जाएगा, है ना। ये एक ऐसा विषय है जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे, कहेंगे कि सर बड़ा मजा आ रहा है। पेपर 2 तो चुटकियों में बच्चों को कोई स्ट्रेस ही नहीं पड़ता।
इंडियन थिंकर क्या पेपर 1, पेपर 2 और देखो, पेपर 1 के जो थिंकर है वो पेपर 2 में आप कोट कर सकते हैं अधिकतर। पेपर 2 के थिंकर, जैसे मान लो परिवार, पेपर 1 में भी नातेदारी की है, तो भारतीय चिंतक भी चाहे तो आप पेपर 1 में कोट कर सकते हैं, रोक नहीं है। लेकिन ज्यादातर पेपर 1 में इंडियन थिंकर का स्कोप लिमिटेड है। पेपर 2 में अधिकतर आप वेस्टर्न के थिंकर को कोट कर पाते हैं, लेकिन इंडियन थिंकर को पेपर 1 में थोड़ा लिमिटेड स्कोप है। मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं संजू, है ना। इंडियन थिंकर को पेपर 1 में आप कोट कर सकते हैं। जैसे कहां कहां कोट कर सकते हैं? मैरिज, फैमिली, किनशिप, वहां पर कोट कर सकते हैं। धर्म और समाज में कुछ कोट कर सकते हैं। राजनीति और समाज में कोट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पीसीएस का सेम प्रोसेस। क्या पीसीएस का सेम प्रोसेस सुषमा? क्या पीसीएस का? हर पीसीएस का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना सिलेबस है ना। हाँ अनु, पढ़े हैं 11th 12th में तो कोई बिल्कुल झोंक नहीं दिया जाए पूरी तरह से, है ना। एकदम आहुति दे देनी है अगले साल 2 साल की, बिना कुछ इधर उधर की सोचे, है ना। बीपीएससी की नैया में तो कभी सवार हो लोगे निरंजन, लग जाओ इसमें। गुंजा 20, अच्छी बात है गुंजा, और अच्छी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी तैयारी। जिनको 2025 देना है सुन लें, अभी आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक रगड़ कर आप ऑप्शनल तैयार कर ले, मेंस एक्सक्लूसिव तैयार कर ले, जो सिर्फ और सिर्फ मेंस का पार्ट है। जनवरी से लेकर और अप्रैल लास्ट तक आप सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस के जो कॉमन सिलेबस है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबको आप उस समय पढ़े, है ना। तो अभी आप वैकल्पिक विषय तैयार करें, निबंध तैयार करें, पेपर 4 तैयार करें, भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, आंतरिक सुरक्षा, आईआर, जो भी सिर्फ और सिर्फ मेंस में जो टॉपिक है उसको तैयार। दिसंबर तक प्री वाला चीज न पढ़े, सिर्फ प्री का एनसीईआरटी पढ़ के बेस बना ले, है ना। यही सही रणनीति होती है। अधिकतर बच्चे यही करते हैं। ऐसा नहीं कि प्री भी पढ़ रहे, मेंस भी पढ़ रहे, ऑप्शनल भी, पता चला कुछ नहीं पढ़ रहे, खिचड़ी हो गया। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है मेंस एक्सक्लूसिव, अभी से दिसंबर तक आप उसको टारगेट कर ले। जनवरी से लेकर और अप्रैल लास्ट तक नेट जीआरएफ में, हाँ नेट में लगभग 50% आपको ये यूपीएससी का सिलेबस काम करेगा। 50 से 60%, 40% आपको कुछ कुछ अलग पढ़ना होगा करीब, है ना। आगे पढ़ोगे तो भारती और समझ में आएगा, बहुत आसान है, कोई भी विषय कठिन नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कॉमर्स साइड से, यहां साइंस वाले संस्कृत से ग्रेजुएट लोग ले लेते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, है ना फहीम। तो आप अगर मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आसानी से आप ले सकते हैं। कॉमर्स से हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनको 2025 अटेम्प्ट देना है, लग जाओ बच्चों अभी से ही। 2 सवाल आपको डेली लिखने हैं, है ना। किसी का और कोई सवाल है? आप सभी इसमें, कई लोग तो आज फर्स्ट दिन ट्रायल क्लास में होंगे। कितने लोगों ने एडमिशन इसमें ले रखा है ऑलरेडी? जरा मैं भी तो देखूं। बहुत सारे बच्चों ने, कई लोग तो आज फर्स्ट दिन आए होंगे। तो अन्नू देवी आराम आराम से अभी से लगे रहो बेटा। 2027 में देना है तो एक ही बार में तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया जाए, है ना। किसी को कोई भी डाउट है ना, तो आप बताएं। अभी जो हमारी क्लास है वो अभी 1.5 पौने 2 घंटे की रहेगी। धीरे धीरे क्लास की टाइमिंग बढ़ा दूंगा, वो आप टेंशन न ले। कल जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, है ना। जिन्होंने एडमिशन ले रखा है फर्स्ट क्लास, ठीक है। प्रियंका, ठीक है, कोई बात नहीं है, पहली क्लास है, कोई बात नहीं। सभी लोग टाइम पर जुड़े, है ना। तो आज का होमवर्क आपके लिए इतना है कि आप एनसीईआरटी किताब खरीद लें। अगर नहीं मिल रही है तो आप ई पाठशाला डाउनलोड कर लें ऐप, किताब वहां पर अवेलेबल है।
ठीक है नीरज, ठीक है यश, मैं जान रहा हूं जो जो जिन्होंने परचेज कर लिया है यूट्यूब का, तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है अन्नू देवी, अच्छी बात है। ठीक है अन्नू, अच्छी बात है, पहली क्लास है। किसी को कोई और डाउट? आज हमने कुछ पढ़ा नहीं, आज विषय परिचय दिया है। नहीं करूंगा गुस्सा, पूछो सुषमा, पूछो। क्यों गुस्सा करूंगा? बताइए, जल्दी पूछिए, जिनको जो पूछना है। देखो, जितना भी समाज शास्त्र को लेकर जो भी बाहर सुना है, मन के किसी कोने में कोई डाउट है, मेरे से शेयर करो। मैं बहुत ईमानदारी से बताने वाला शिक्षक हूं भैया, मैं झूठ कभी बोलता नहीं, है ना। बताइए, जो भी ईमानदारी से आप समाज शास्त्र के बारे में मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। मेरे साथ आप मेहनत करेंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको अच्छा अंक लाने से, है ना। मान लो सोशियोलॉजी में 280 नंबर आ गया, 290 300 के रेंज में आ गया, तो समाज शास्त्र ने बच्चों अपना काम कर दिया। 500 में 280 कहीं से भी खराब अंक नहीं है, लेकिन इसको और बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, सजग रहना होगा, लेखन क्षमता का विस्तार करना होगा। करंट बेस्ड मैंने एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने जो लिया है कोई बात नहीं है, और ऐप पर अवेलेबल है, एनसीईआरटी ले सकते हैं। क्या पूछना था सुषमा, पूछो जल्दी। तो आज इतना ही रखा जाए, है ना। आज हमने स्टार्ट कर दिया है। नहीं, यूट्यूब पे ये क्लास ऐप पे चलेगी। ये क्लास जो है ना, यूट्यूब पे क्लास अगर होगी भी तो एक दो शुरू की प्रोमो जाएगी, है ना। ये क्लास विशुद्ध ऐप पे चलेगी, है ना। किसी को कोई सवाल अगर पूछना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अंतिम के 2-3 मिनट आपके पास, बताइए किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है। करंट बताऊंगा, करंट इसके करंट जो है समसामयिक मुद्दों से जरूरी है, वहां से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। 26 अटेम्प्ट है, काफी समय है संजू। यहां बैच में ठीक है, कह दूंगा, वो तो क्या है, अवेलेबल हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। तो कोई क्वेरी अगर अब आपकी मुझे नहीं लग रही है, चलिए अच्छा है बच्चों। चलिए, आज पहला दिन था, आज हमने स्टार्ट कर दिया, आगाज कर दिया, है ना। कल से हम लोग बेसिक कंसेप्ट की क्लास स्टार्ट करेंगे। मतलब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा समाज क्या है, समाज क्या है, संस्कृति क्या है, समुदाय क्या है, संस्था क्या है, परिवार क्या है। तो कुछ 2-3 क्लासेस, 4 क्लासेस जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट की पढ़ेंगे, ये बेस होगा आपका, है ना। ये हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, परंतु इसी के जरिए सोशियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जगेगा, है ना। करंट की प्रिपरेशन बताएंगे करीम, एक ही क्लास में सारा चीज पूछ लोगे। ठीक है, बिल्कुल। सुषमा, पीसीएस का एग्जाम डिफरेंट होता है, उसका अलग सिलेबस, अलग पैटर्न, सब कुछ अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल से टाइम पर लॉगिन करके एकदम, जो क्लास की टाइमिंग 7 बजे है, एकदम 7 PM शार्प कल मिलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी बेसिक पढ़कर कल आइए आप, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुंजा, प्रियंका, संजू, विवेक पांडे, नीरज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर कोई भी क्वेरी रह जाएगी तो कल पूछ लेना। कल हम लोग समाज, समुदाय, समिति, संस्था, ये सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ, अन्नू, बाय।
चलिए, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। कल मिलते हैं हम लोग। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। यस संजू, फहीम, बाय बाय, टेक केयर। प्रियंका, शगुन। चलिए, शुभ रात्रि।